आज का जो वीडियो है ये शारीरिक पाठ से ही लिया गया है और इसमें जो टॉपिक है वो है उपशारीरिक तथा सहगुणनखंड। अब ये चीज़ होता क्या है, जो पहला भाग मैंने बताया है इस पाठ का, उसमें मैंने बताया था शुरुआत में शारीरिक का विस्तार कैसे करते हैं। अगर आप लोगों ने विस्तार सीखा था तो समझ लीजिए ये जो उपशारीरिक है तथा सहगुणनखंड है वो आपको आता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं वही पीछे वाला फार्मूला लिखूंगा और मैं उसी से समझाऊंगा। देखिए, जैसे शुरुआत में 2x2 का शारीरिक का विस्तार किया था, फिर 3x3 का किया था। तो ज़्यादातर 3x3 जो शारीरिक दिया रहेगा उसी से ही उपशारीरिक पूछता है। अगर पूछेगा तो मैं 3x3 वाला बताता हूँ। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि आपके पास कोई शारीरिक है, ये है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये क्या है? ये है 3x3 का ये कोई शारीरिक है, कोई मान होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसका क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। देखिए, तो मैंने आपको इसका प्रसार यानी कि विस्तार करना आपको बताया था। और विस्तार कैसे था, हमने कहा था या तो आप पंक्ति लेके विस्तार कर दीजिए या तो आप स्तंभ लेके विस्तार कीजिए। तो हम ज़्यादातर सवालों में पंक्ति लेकर विस्तार किए थे। ठीक है, चलो ये पंक्ति है, इसी को लेकर विस्तार करते हैं। देखिए, तो शुरुआत में अगर लेते हैं पहला ये जो संख्या है A1, इसको अगर हमने ले लिया तो फिर हमने क्या कैसे विस्तार बताया था। तो जब हम ये संख्या लिख लेते हैं तो इसके दाएं बाएं जितनी भी संख्या होंगी, इसके ऊपर नीचे जो भी संख्या होंगी वो छूट जाएगा और यही बचेगा। क्या बचेगा, ये शारीरिक में लिखिए, ये क्या हो जाएगा B2 C2 B3 C3। ये देख रहे हैं, ये हो गया इतना। इसके बाद अब आप B1 लीजिए। ठीक है, ये B1, और हमने आपको बताया था कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, चिन्ह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब तो जब हम B1 लेंगे तो ये माइनस में लिखेंगे। इसके बाद अब जब हम इसको लिख लिए इस चीज को, तो इसके दाएं बाएं छूटेगा और इसके ऊपर नीचे छूटेगा। तो क्या मिलेगा, A2 A3 C2 C3। क्या हो जाएगा, A2 A3 C2 C3। ये देखिए हो गया। इसके बाद अब हम C1 लेंगे, इसको लेके विस्तार करेंगे। तो प्लस में C1 है, तो क्या मिलेगा हमें शारीरिक में। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसके दाएं बाएं छूटेगा और इसके ऊपर नीचे छूटेगा। तो हमें मिलेगा A2 B2 A3 B3। यही मिलेगा A2 B2 A3 B3। ये देखिए, तो यही चीज हमने विस्तार में बताया था शुरुआत में, पहले वाले जो पार्ट मैंने पढ़ाया है उसमें। तो यहां पर बताने का क्या मतलब है, क्योंकि हमें बताना है उपशारीरिक। ठीक है, अब देखिए ये उपशारीरिक होता क्या है। उपशारीरिक क्या होता है, किसी भी दिए गए शारीरिक से बना हुआ जो छोटा छोटा शारीरिक होता है उसी को ही उपशारीरिक कहते हैं। अब ये निकलता कैसे है, जब हम किसी भी शारीरिक का विस्तार करते हैं। ठीक है, तो आप जरा ध्यान दीजिए, जब हमने इस तत्व को या इस संख्या को लेकर हमने विस्तार किया तो हमें देखिए ये इतना एक शारीरिक मिला छोटा सा, क्योंकि ये बड़ा सा शारीरिक है। और जब हमने इसका विस्तार किया तो हमें एक छोटा सा यहाँ शारीरिक मिला है। फिर हमने इस वाले संख्या को B1 को लेकर हमने विस्तार किया है, तो ये देखिए हमें शारीरिक मिला है छोटा वाला। फिर हमने इसको लेकर विस्तार किया तो हमें फिर यहाँ मिला एक छोटा सा, क्या मिला, शारीरिक मिला। तो ये जो विस्तार करने से छोटे छोटे शारीरिक मिलते हैं, इन्हीं को ही कहा जाता है उपशारीरिक। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि जो शारीरिक से निकलता है कोई दूसरा शारीरिक छोटा छोटा, उसी को ही उपशारीरिक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो शारीरिक है 1 2 3, ठीक है, इसी से ही निकले हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, उपशारीरिक। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, उपशारीरिक। ठीक है, कौन कौन उपशारीरिक है, ये भी उपशारीरिक है, ये भी उपशारीरिक है और ये भी उपशारीरिक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं केवल बता रहा हूं ये शारीरिक के रूप में जो लिखा है ना उसी को ही उपशारीरिक कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये सहगुणनखंड, ध्यान दीजिए ये सहगुणनखंड क्या होता है। तो यहां पर देखिए ये क्या लिखा है, ये देखिए ये जो इतना लिखा है, ये इतना इतना, और ये देखिए ये जो लिखा है और ये जो लिखा गया है इतना, इसको क्या बोलते हैं,
उपसारणिक। अब सहगुणनखंड क्या है, ध्यान दीजिए, ये जो उपसारणिक लिखे गए हैं इनके आगे कुछ प्लस माइनस लिखा गया है। जैसे ये जो उपसारणिक है इसके आगे यहाँ क्या है, अगर माइनस चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह। ठीक है, ये जो सारणिक लिखा गया है उपसारणिक छोटा वाला, इसके सामने देखिए माइनस चिन्ह है। ठीक, और ये जो सारणिक लिखा गया है इसके सामने देखिए प्लस चिन्ह है। तो वही जो उपसारणिक होते हैं उन्हीं के सामने जो प्लस माइनस चिन्ह होते हैं, जब उनको साथ में लेके लिखते हैं तो उसको कहते हैं सहगुणनखंड। फिर से, केवल जो इस सारणिक के रूप में लिखा गया है इस बड़े वाले सारणिक से निकला है, इसको उपसारणिक कहते हैं। और अगर उपसारणिक के साथ में हम चिन्ह भी लिखते हैं, ये संख्या नहीं, ध्यान दीजिएगा, संख्या नहीं लिखते बल्कि जो आगे लिखा गया है वो चिन्ह लिखते हैं। ये देखिए ये सारणिक है, इसके आगे जो संख्या इसको नहीं बल्कि ये चिन्ह लिखते हैं, या ये जो सारणिक है इसके आगे जो संख्या है वो नहीं बल्कि चिन्ह। ठीक है, तो सारणिक के साथ में जो प्लस माइनस चिन्ह लगा है अगर केवल उसको लेके लिखते हैं तब हम उसे कहते हैं क्या, सहगुणनखंड। अगर चिन्ह नहीं लगाते हैं तो उसे उपसारणिक कहते हैं, और अगर चिन्ह सहित लिखते हैं तो उसे सहगुणनखंड कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं आपको अब सूत्र के रूप में सही से दिखाता हूं। देखिए, अभी हमने 1 2 3 इन तीन संख्याओं को लेकर, ये कोई संख्या ही होगी, हमने एबीसी में लिखा है, तो इन तीनों संख्याओं से लेकर हमने निकाला है तो हमें 3 उपसारणिक मिला है। वैसे अगर हम इन तीनों को लेकर विस्तार करेंगे तो हमें फिर 3 मिलेगा, इन तीनों को लेकर विस्तार करेंगे तो फिर हमें 3 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जिस सारणिक में जितने तत्व होते हैं, संख्याएं होती हैं, उसके उतने उपसारणिक निकलते हैं। इसमें कितने हैं, 9 हैं, 9 तत्व हैं, 9 संख्याएं हैं, यानी 3 त्रिक 9 संख्याएं हैं, इसलिए 9 उपसारणिक मिलेगा। और जितने ही उपसारणिक उतने ही सहगुणनखंड मिलता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। मैं और कुछ बातें आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से। आगे है, हमने एक जानबूझकर दूसरे टाइप का सारणिक ले लिया है, क्योंकि आगे जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो उसमें इसी टाइप के ये जो संख्याएं लिखी गई हैं इसी टाइप की लिखी गई होंगी। अभी हमने जो सारणिक लिखा था 3 क्रॉस 3 का, उसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ऐसे करके लिखा गया था। इसमें क्या है जरा देखिए, इसमें हमने A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हमने ऐसे लिखे हैं, जानबूझ के लिखा है क्योंकि इसकी ज़रूरत है आगे। ठीक है, और ये कहा मैंने, जब मैंने आपको आव्यूह वाला पार्ट पढ़ाया था उसमें जब शुरुआत का जो वीडियो है पहला पार्ट, उसमें मैंने बताया था कि आव्यूह का निरूपण कैसे करते हैं, तो उसी में मैंने ऐसे लिखा था संख्याओं को। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन संख्याओं का नाम है। जैसे इस मान का देखो, ये जो यहाँ मान या संख्याएं रहेंगी उसका नाम है A11, यहाँ A12, ऐसे मैंने बताया था वहां पर। ठीक है, तो सारणिक से ही आव्यूह से ही सारणिक बनता है, आपको पता है, तो मैंने उसी आव्यूह को सारणिक में बनाया है, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए, अब मैंने अभी आपको बताया विस्तार करके, तो अब मैं अलग अलग आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप इस संख्या A11 कोई संख्या होगी, अगर इस संख्या को लेकर आप विस्तार करेंगे तो आपको एक नया सारणिक मिलेगा। अभी मैंने बताया था विस्तार करके, देखिए ध्यान से, मैं यहाँ कुछ कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप A11 लेके विस्तार करेंगे, ठीक है, देखिए A11 लेके अगर विस्तार करते हैं तो ये छूटता है और ये छूटता है, तो आपको ये मिलेगा कौन सा, केवल यही मिलेगा। ठीक है, कौन सा मिलेगा आपको, आपके पास मिलेगा A22 A23 A32 A33। आप देख रहे हैं, ये कब मिलेगा, जब विस्तार करेंगे यहां से। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम विस्तार करते हैं तो जो सारणिक मिलता है वही होता है इस दिए गए सारणिक का उपसारणिक, ये संख्या साथ में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो हमने किस संख्या से ये उपसारणिक मिला है, हमें ये A11 से, इसीलिए इस उपसारणिक का नाम होता है M11। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस उपसारणिक का क्या नाम है, M11। ऐसा क्यों, क्योंकि A11 को लेकर ये विस्तार करने से मिला है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस संख्या को लेकर विस्तार करेंगे तो जो उपसारणिक मिलेगा इसे कहेंगे इसी के नाम पे M12 ऐसे। ठीक है, अब इसका उपसारणिक कैसे बनेगा, तो ये संख्या ले रहे हैं तो इसके दाएं बाएं संख्या छूट जाएगा और ये ऊपर नीचे छूट जाएगा, तो हमें मिलेगा A21 A23 A31 और A33। देख रहे हैं, ये क्या है, उपसारणिक।
ठीक है। अगला अगर हम इसको लेके उपसारिक निकालते हैं तो अगला उपसारिक का क्या नाम हो जाएगा, जो इसका नाम हमने रखा है, क्या, M13, ठीक है। तो देखिए, तो इसको लेके अगर विस्तार करेंगे तो ये छूटेगा लाइन और ये छूटेगा, तो हमें मिलेगा A21 A22 फिर A31 A32, ये देख रहे हैं ये। तो जब हमने 1 2 3 संख्याओं को लेकर हमने विस्तार किया तो हमें देखिए 1 2 3 उपसारिक मिले। ऐसे ही जितनी भी संख्याएं हैं उनको लेके हम विस्तार करेंगे तो उतनी हमें उपसारिक मिलेगा। तो कितना टोटल मिलेगा, 9, क्योंकि 9 संख्याएं हैं इसमें। तो और भी चीजें मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। देखिए आगे, अगर मैं इसको लेके विस्तार करूंगा तो क्या नाम रखूंगा मैं उसका, M21, ठीक है। अब कैसे होगा, अगर इसको लेके विस्तार करूंगा तो ये उसके ऊपर नीचे छूटेगा संख्या और इसके दाएं बाएं छूटेगा, तो ये ऊपर ये देखो ये दोनों संख्या मिलेगा और ये दोनों मिलेगा, तो क्या क्या मिलेगा, A12 A13 ये मिलेगा, A32 A33, देखिए ये नया उपसारिक मिल गया, ठीक। अगला अगर हम इसको लेके बनाएंगे उपसारिक तो क्या नाम रखेंगे, जो इसका नाम है M22, ठीक है। तो कैसे माना आएगा, तो ये दाएं बाएं छूटेगा संख्या और ये ऊपर नीचे छूटेगा, ये और ये मिलेगा, तो क्या मिलेगा, A11 और ये लास्ट वाला क्या है, A13, फिर क्या है A31 और A33, ये देखिए हो गया। अब हम अगर इसको लेके हम बनाएंगे उपसारिक तो क्या नाम रखेंगे, M23, हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर हम A23 को लेकर हम विस्तार करेंगे तो हमें मिलेगा उपसारिक M23, और इसको लेके करते हैं तो देखिए ध्यान से, ये वाला छूटेगा और इसकी सीध में ये वाला छूटेगा, तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 ये, ठीक है। तो क्या मिलेगा, A11 मिलेगा, A12 मिलेगा, ये वाला 1 2, फिर मिलेगा A31 और फिर मिलेगा A32, ये देखिए ये, ठीक है। तो ये 3 3 6 इनको लेकर हो गया है। अब बचा है ये, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो अगर मैं इसको लेकर विस्तार करूंगा तो कौन सा उपसारिक मिलेगा, क्या नाम होगा, ये जो इसका नाम है A31 है ना, तो इसका उपसारिक का नाम हो जाएगा M31, ठीक है। तो क्या निकलेगा, देखिए, तो जब हम इसको लेकर विस्तार करेंगे तो ये लाइन छूटेगा और ये लाइन छूटेगा, तो मिले 1 2 3 4 ये संख्याएं मिलेंगी, ठीक है, अवयव मिलेगा। तो A12 A13 A12 A13 और क्या मिलेगा, ये A22 A23 A22 A23, हो गया ये, ठीक। अब अगर हम इसको लेकर विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, यम क्या नाम है इसका, 32, तो M32, तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो ये इसके दाएं बाएं छूटेगा और ये इसको ऊपर नीचे छूटेगा, तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 ये मिलेगा, तो मिलेगा A11 और फिर मिलेगा A21, फिर मिलेगा A13 और फिर मिलेगा A23, ये देखिए हो गया। अब अगर हम इसको लेके विस्तार करें तो देखिए क्या नाम होगा, M33, ठीक है। और तो क्या उपसारिक मिलेगा, तो जब हम इसको लेके विस्तार करेंगे तो ये दाएं बाएं छूटेगा और इसके ऊपर नीचे छूटेगा, तो हमें मिलेगा ये, ठीक है। तो A11 A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि किसी भी सारिक में जितने तत्व या संख्याएं रहेंगी उतने उपसारिक मिलेंगे, और उपसारिक को M से लिखा जाता है, जो तत्व का नाम होगा संख्या का नाम होगा, ठीक है, जिस स्थान पर संख्या का नाम है उसी के स्थान के नाम से हम उपसारिक का भी नाम लिखते हैं। जैसे ये पहला, जब हम संख्या लेके विस्तार करेंगे तो ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, इसीलिए जो सारिक उपसारिक मिलेगा तो उसको कहेंगे क्या, M11, ठीक। इसको लेके विस्तार किया तो M12, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जब किसी संख्या को लेकर विस्तार करते हैं तो जो भी हमें छोटा सारिक मिलता है उसी को ही उपसारिक कहते हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये सारे क्या हैं, उपसारिक हैं, किसके, ये बड़े वाले,
ठीक है, ये बड़े वाली सारिका, ये सब क्या है, उपसारिक है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं साथ में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। ये देखिए उपसारिक तो हमने बता दिया, ठीक है, तो ये साथ में क्या है, सहगुणनखंड। ये क्या होता है, यही हमारे आगे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, सहगुणनखंड, या कहीं कहीं कहते हैं सहखंड भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं सहगुणनखंड कहते हैं, कहीं कहीं सहखंड कहते हैं। तो कोई भी लिखा है तो उससे आप घबराइएगा नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब देखिए, तो उपसारिक को यम से लिखते हैं, लेकिन सहगुणनखंड या सहखंड को किससे लिखते हैं, उसको लिखते हैं कहीं कहीं किताबों में ए से, कैपिटल ए से लिखते हैं, कहीं कहीं सी से लिखते हैं। ठीक है, तो ए से, मेरे ख्याल से ए से लिख दीजिए, ज्यादा सही है, क्योंकि किताबों में यही लिखा है, और चलो ए से ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमने अभी पीछे आपको शुरुआत में समझाया था कि सहगुणनखंड क्या होता है। क्या होता है कि यही जो उपसारिक मिले हुए हैं, इन्हीं के साथ में जब हम प्लस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तो वही बन जाता है उपसारिक, किसमें, सहगुणनखंड में बन जाता है। ठीक है, तो क्या हम कैसे चिन्ह लगाते हैं, देखिए नियम जो है मैं उस नियम को आपको बता देता हूं, लेकिन हमेशा नियम मत लगाइए, बहुत तामझाम हो जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं एक बार नियम बता देता हूं। नियम क्या है, जब भी देखिए, यम का मतलब क्या होता है, उपसारिक, और अगर किसी उपसारिक का, ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, सहगुणनखंड, तो मैंने अभी क्या बताया, सहगुणनखंड को किससे लिखते हैं, ए से। ठीक है, अगर हम पहला वाले, देखो ये क्या लिखा है, पहली संख्या है ना, अगर हम इसका सहगुणनखंड निकालेंगे तो जैसे हमें इसके लिए उपसारिक का नाम लिखा है, वैसे ही इसका हम सहगुणनखंड का भी नाम लिखेंगे। ठीक है, तो उपसारिक को यम से लिखते हैं, सहगुणनखंड को कैपिटल ए से लिखते हैं। तो अगर हम पहले वाले संख्या का सहगुणनखंड निकालें तो जो इसका नाम है वही इसका नाम हो जाएगा, A11, ये देखिए A11 हो जाएगा। और इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं, हमने अभी बताया था कि उपसारिक से ही बनता है सहगुणनखंड। ठीक है, तो A11 बराबर होता है M11, यही होता है ना, लेकिन इसके साथ चिन्ह भी लगाना जरूरी है। अब नियम क्या कहता है, नियम मैं बता देता हूं। देखिए नियम क्या होता है कि अगर हम पहले संख्या के लिए सहगुणनखंड निकाल रहे हैं तो पहला वाला जो सहगुणनखंड होता है वो होता है A11 बराबर -1 की घात, ये जो पंक्ति है उसकी संख्या प्लस ये जो स्तंभ है उसकी संख्या, फिर गुणे क्या होता है, A11 है, सहगुणनखंड निकाल रहे हैं तो साथ में रहेगा M11। ये होता है सूत्र, क्या निकालने का, सहगुणनखंड निकालने का। और ये सूत्र किसके लिए है, पहले वाले सहगुणनखंड निकालने का। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही आप अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, देखिए तो इसका मतलब ये है कि A11 बराबर हो जाएगा -1 की घात, देखो -1 है तो -1 हो जाएगा, इसकी घात 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और M11 का मतलब होता है यही मान, ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, A22, A23, A32, A33 हो गया। अब देखिए, अब इसको थोड़ा और सही से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 की घात 2 तो कितना होता है, +1, और 1 नहीं लिखेंगे तो केवल प्लस लिखेंगे तो जाएगा A22, A23, A32, A33। अब देखिए ध्यान से, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो सहगुणनखंड होता है वो बनता है किससे, उपसारिक से। तो हमने अगर पहला सहगुणनखंड निकाला है किसका, ये क्या है, A11 क्या है, पहला सहगुणनखंड। ठीक है, तो जब हमने निकाला है तो देखिए मान में क्या आया, यही मान वो आया है जो हमने उपसारिक में पहले वाले लिखा है। ध्यान से देखिए, ये वही मान है, दोनों बराबर है कि नहीं, लेकिन साथ में क्या है, चिन्ह हमने लिखा है। और यह चिन्ह इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। चिन्ह कैसे आता है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया है कि ये होता है प्लस, तो यही देखिए प्लस आगे लिखा है, ये होता है माइनस, तो अगर हम अगला लिखेंगे उपसारिक तो आगे लगा देंगे माइनस। तो जैसे अगर हम दूसरा उपसारिक क्या लिखेंगे, इसी के नाम पे क्या हो जाएगा, A12, तो अगला क्या हो जाएगा, तो जैसे A12 तो ये क्या है, सहगुणनखंड, और ये किससे बनता है, उपसारिक से। इसका उपसारिक क्या है, ये है, तो यही लिखिए, तो क्या हो जाएगा, A21, A23, A31, A33। ये देखिए हमने सहगुणनखंड बराबर जो लिखा है ये उपसारिक ही लिखा है, लेकिन मैंने क्या कहा था, सहगुणनखंड में चिन्ह भी रहता है। ठीक है, तो दूसरा वाला हम सहगुणनखंड निकाल रहे हैं तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस। ठीक है, ऐसे तीसरा निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, प्लस,
फिर ये निकालेंगे, इसका सगुणनखंड निकालेंगे तो माइनस, इसका निकालेंगे तो प्लस, इसका निकालेंगे तो माइनस, फिर इसका निकालेंगे तो प्लस, इसका निकालेंगे माइनस, इसका निकालेंगे प्लस। ठीक है, बस। तो जैसे हमने उपसारिक निकाला है, ठीक वैसे ही निकालेंगे सहगुणनखंड, सेम टू सेम। उपसारिक से ही सहगुणनखंड बनता है, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, बस अंतर क्या होता है कि इसी उपसारिक के सामने लग जाता है प्लस माइनस का चिन्ह। और वो कैसे पता चलता है प्लस माइनस का चिन्ह कैसे लगता है, ये देखिए जो हमने यहां बताया है। ठीक है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये नियम जो हमने आपको बताया है ये आप याद रखिएगा, आगे काम देगा। ठीक, आगे चलते हैं, सवाल लगाते हैं इस पे। हमारे पास एक सवाल है, सवाल में देखिए क्या लिखा है। लिखा है, देखिए लिखा है कि सारणिक 3 - 3 - 4 1 2 - 2 - 1 2 1 के अवयवों के उपसारिक एवं शाखंड लिखिए। ठीक है, शाखंड या सहगुणनखंड एक ही बात है। ठीक है, देखिए अभी मैंने सूत्र के रूप में पीछे समझाया ढेर सारी चीजें, काफी टाइम लगा समझाने में। अगर आप वो चीज समझ गए तो यहाँ पर उपसारिक और शाखंड निकालना सबसे आसान है। ठीक है, देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो उपसारिक होता है उसको यम से लिखते हैं और जो शाखंड होता है उसको ए से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप उपसारिक जान गए तो समझ लीजिए शाखंड भी जान गए हैं, बस बाकी और कोई अंतर नहीं है दोनों में। ठीक है, तो मैं पहले निकालूंगा उपसारिक और फिर उसकी मदद से लिख दूंगा क्या, शाखंड। ठीक है, देखिए अब तो अगर मैं इस अवयव या संख्या को लेकर मैं उपसारिक निकालूंगा तो इसका क्या नाम है, पहले वाले का मैंने अभी पीछे नाम बताया था सबका। पहले वाले का नाम क्या था, ये था नाम 1 1। ठीक है, क्या नाम था, यम 1 1। ठीक है, यम 1 1, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखिए तो जब मैं इसको लेके विस्तार करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, ये छूटेगा और ये छूटेगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा ये 2, यहाँ मिलेगा -2, फिर ये मिलेगा 2, फिर मिलेगा 1। ठीक है, देखिए सवाल लगाने में टाइम लगेगा लेकिन आपको समझाना जरूरी है तो इसलिए टाइम देना पड़ेगा आपको। तो इसको थोड़ा हम देखिए, अब जानते हैं कि जो सारिक है चाहे 3x3 हो चाहे 2x2 हो, सारिक है, सारिक का एक मान होता है और मान तभी निकलता है जब हम इसको हल करते हैं, विस्तार करते हैं। तो जो उपसारिक होता है उसका भी एक मान होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जो मान निकलता है वो सही मान होता है, ये पूरा भी सही मान नहीं है। ठीक है, तो अगर कहेगा कि इसके अवयवों के उपसारिक निकालिए तो हम पहले उपसारिक बनाएंगे फिर इसको हल भी कर देंगे साथ में, तब जो आएगा वो सही मान होता है। ठीक है, चलो हल करते हैं इसका साथ में। तो क्या हो जाएगा, 2 1 के 2 माइनस 2 दूनी 4 माइनस में 4 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो गया। ये किसका मान आया, पहला उपसारिक का मान आया। ठीक है, अब इसको लेके अगर विस्तार करेंगे तो नाम आएगा, देखिए क्या नाम लिखेंगे हम, यम 1 2, ये नाम है इसका। पीछे मैंने नाम दिया था सबका, उसको ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा बुक में, सॉरी कॉपी में। आगे तो कैसे आएगा, तो अगर इसको लेके विस्तार करेंगे तो ये दाएं बाएं छूटेगा, ये ऊपर नीचे छूटेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 1 -2 फिर -1 और फिर 1 हो गया। अब इसी को हल कर देंगे। ठीक है, तब सही मान निकलेगा। तो 1 1 ने 1 हो जाएगा, -1 का -2 में गुणा होगा तो हो जाएगा +2। ठीक है, तो 1 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, -1 हो गया। ठीक, ऐसा कैसे आ गया, ये जो माइनस है वो सूत्र वाला माइनस है और इसका -1 का -2 में गुणा करेंगे +2 हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला इसको लेके विस्तार करेंगे तो क्या नाम इसका, यम 1 3 नाम है इसका। ठीक है, चलिए तो ये दाएं बाएं छूटेगा और ये ऊपर नीचे छूटेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 2 -1 2 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, -1 का -2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 जोड़ देंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक, अगला क्या होगा, इसको लेकर अगर विस्तार करेंगे तो क्या नाम देंगे इसको, यम 2 1। ठीक है, नाम लिखना मैंने बताया था पीछे। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर नीचे छूटेगा और ये लाइन छूटेगा, तो -3 -4 2 1 मिलेगा, तो -3 -4 2 1 यही होगा। इसको थोड़ा हल कीजिए, इसके इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3 सूत्र वाला माइनस, इसके इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4 दूनी 8, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस ये -3 तो 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा, हो गया। अब जैसे हमने इसको हल किया है इतना, वैसे आगे भी हल कर देंगे। ठीक है, देखिए अगला क्या हो जाएगा,
इसको लेके विस्तार करेंगे तो क्या उपसारिक आएगा, ये आएगा m22, ठीक है। चलिए, तो ये लाइन छूटेगा और ये ऊपर नीचे छूटेगा, तो क्या मिलेगा, 3 -4 और -1 और 1 मिलेगा, हो गया। अब इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 में से 4 गया, -1 हो गया। आगे अगला क्या होगा, इसको लेके विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, m23, ठीक है। नाम लिखना पीछे बताया, मैं बार बार कर रहा हूं, पीछे वाला ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कीजिए उसको, ठीक है। आगे क्या होगा, जब हम इसको लेके प्रसार करेंगे तो ये ऊपर नीचे छूटेगा और ये लाइन छूटेगा, तो मिलेगा क्या, 3 -3 -1 और ये 2, ठीक। चलिए विस्तार कीजिए, तो 2 तिहाई 6 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। आगे अब इसको लेके विस्तार करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, m31, ठीक है। चलिए विस्तार कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो ये लाइन छूटेगा और ये ऊपर छूटेगा, तो मिलेगा -3 -4 और ये 2 -2, ठीक है। चलिए गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसके इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस में माइनस इसके इसमें गुणा करेंगे तो -8, माइनस माइनस प्लस, 8 6 14, ठीक है। अब इसको लेके विस्तार कीजिए तो क्या हो जाएगा, यम क्या नाम है इसका, मैंने पीछे नाम बताया है, बार बार कह रहा हूं, इसका नाम है 32, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो ये लाइन छूटेगा, 1 मिनट, ये लाइन छूटेगा और ये छूटेगा, तो मिलेगा हमें 3 नीचे 1 यहाँ -4 और ये -2, ठीक है। चलिए हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसके इसमें गुणा करेंगे तो -6 माइनस इसके इसमें गुणा करेंगे तो -4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो 4 में से 6 गया, -2 हो गया। अब अगला लास्ट में बचा, क्या नाम है इसका, m33, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, तो जब हम इसको लेके प्रसार करेंगे विस्तार करेंगे तो ये वाला लाइन छूटेगा और ये वाला लाइन छूटेगा, तो हमें मिलेगा 3 -3 और फिर 1 और ये 2 हो गया। इसको जरा विस्तार कीजिए तो इससे 2 तिहाई 6 माइनस इसके इसमें गुणा करेंगे तो -3, तो माइनस माइनस प्लस, 6 3 9, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जितने भी मान आए हैं इसी को ही कहते हैं क्या, उपसारणिक, ठीक है। हमने क्या किया है, इसमें जितने भी अवयव लिखे गए हैं, संख्याएं लिखी गई हैं, उन सभी का हमने उपसारणिक निकाला है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर ये समझ गए तो समझ लीजिए सारी चीजें आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको सिखाएंगे क्या, ध्यान दीजिए, हम आपको क्या सिखाएंगे, सहखंड, ठीक है। अब जितने इसके उपसारणिक निकलते हैं उतने ही सहखंड निकलते हैं, ठीक है। बस उपसारणिक को यम से लिखते हैं और सहखंड को ए से लिखते हैं, ज्यादातर किताबों में ए ही है, ठीक है। नहीं तो मैं जब पढ़ा तो मैं सी से लिखता हूं, ठीक है। तो मैं किताबों में देखा ए है तो मैं भी ए ही आपको बता रहा हूं। तो अगर मैं पहला इसका देखो, इस संख्या का हम सहखंड निकालें तो कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से, उसको क्या मानेंगे, A11 मानेंगे, ठीक है। और हमने क्या कहा था, हमने आपसे कहा था कि जो A11 होता है ये M11 के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन चिन्ह साथ में लगा होना चाहिए, हमने चिन्ह नहीं लगाया है, तो चिन्ह मैं यहां आपको बता दे रहा हूं। चिन्ह क्या होता है, ये प्लस में लिखते हैं, ठीक है। इसका जो निकालते हैं सहखंड, इसका सहखंड निकालते हैं तो प्लस में, इसका सहखंड माइनस लगा के लिखते हैं, इसका सहखंड प्लस लगा के लिखते हैं, इसका सहखंड माइनस लगा के लिखते हैं, इसका सहखंड प्लस लगा के लिखते हैं, इसका माइनस लगा के लिखते हैं, इसका प्लस लगा के लिखते हैं, इसका माइनस, ठीक है, इसका प्लस लगा के लिखते हैं। तो याद रखना, तो पहला वाला जो सहखंड निकाले ये किसका लगा के लिखेंगे, प्लस लगा के, ठीक है। तो इसका क्या मान आएगा, तो प्लस में M11 का मान हमने क्या निकाला है, 6, तो प्लस में 6 हो जाएगा, हो गया पहला सहखंड का मान। आपको सहखंड में इतना ऐसे सारणिक बना के हल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहे तो हल कर सकते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि आप निकालिएगा क्या, उपसारणिक, और आगे लगा दीजिएगा प्लस या माइनस का चिन्ह, जो भी हमने यहां बताया तुरंत हो जाएगा, वो उपसारणिक से बदल जाएगा किसमें, सहखंड में, ठीक है। बस चिन्ह का ही अंतर है दोनों में, ध्यान दीजिएगा। आगे अगर हमें A12 अगर हमें चाहिए, ठीक है, A12 चाहिए तो क्या हो जाएगा, तो हमें चाहिए, अगर A12 चाहिए तो हमें M12 चाहिए, ठीक है।
तो हमें चाहिए क्या, m12। लेकिन ये किसके लिए है, a11 है, a12 है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है माइनस, क्या होता है, यहाँ होता है माइनस। तो जो भी मान लिखेंगे ना वो माइनस के साथ लिखेंगे। तो माइनस m12 का मान क्या है, -1। तो -1, तो कुल मिला के आएगा क्या, +1, ठीक है। देखिए कितना आसान है, ठीक। आगे अगर हमें चाहिए a13, ठीक है। तो a13 क्या हो जाएगा, a13, ये है a13, ठीक है, यही तो है a13। तो इसमें क्या होगा, प्लस। तो देखिए यहां लिखेंगे प्लस, और हमें क्या चाहिए, a13 मतलब m13, ठीक है। तो m13 का मान क्या है, 4, ठीक है। तो प्लस में 4, ठीक। प्लस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे अगर आप निकालेंगे a21, ठीक है, ऐसा जैसे m11, m12, m13, वैसे ही m21 है ना, तो वैसे शाखंड में a21 लिखेंगे, ठीक है। तो ये a21 क्या होगा, ये होगा m21 के बराबर होगा, लेकिन साथ में प्लस या माइनस का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ क्या है, माइनस, ठीक है। तो चलिए माइनस, और m21 का मान कितना आया है, 5, तो यहाँ हो जाएगा -5, ठीक। आगे हमें चाहिए a22 का, ठीक है। तो a22 किसके बराबर होगा, m22 के, लेकिन साथ में क्या होगा, प्लस या माइनस का चिन्ह। तो देखो यहाँ क्या है, प्लस है, ठीक है, ये देखो प्लस है। तो क्या हो जाएगा, प्लस में m22 का मान कहाँ निकाले हो, यहाँ। तो कितना है, -1, तो हो जाएगा -1, हो गया। आगे अगला शाखंड क्या निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा a23। तो ये किसके बराबर होगा, m23 के। आगे क्या होगा, चिन्ह, चिन्ह कौन सा होता है, यहाँ माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा क्या, माइनस m23 का मान कितना निकला भैया, ये आया है 3, तो -3 हो जाएगा आंसर। अगला क्या है शाखंड, a31, ये किसके बराबर होगा, m31 के। अब आगे चिन्ह लगाना सीखो, ये चिन्ह क्या लगा है यहाँ, प्लस, ठीक। तो हो जाएगा प्लस, और m31 का मान क्या है, m31 कहाँ है, m31, ये कितना है, 14, हो गया। आगे अगला क्या होगा शाखंड, a32, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, m32 के, ठीक। लेकिन आगे चिन्ह रहेगा, तो चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस, तो हो जाएगा माइनस m32 का मान कितना है, -2, तो -2 रखेंगे, और माइनस माइनस हो जाएगा +2, ठीक है। आगे लास्ट है a33, ठीक है। तो जब a33 किसके बराबर होगा, तो m33 के बराबर, लेकिन आगे चिन्ह रहेगा। तो चिन्ह क्या होता है, देखो यहाँ प्लस चिन्ह है, देखो प्लस चिन्ह। तो क्या हो जाएगा, प्लस में m33 का मान कितना आया है, 9, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने कैसे निकाला, हमने आपको बताया था कि जो शाखंड होता है वो उपसारिक की मदद से मिलता है, ठीक है। और मैंने अभी पीछे सूत्र भी बताया था, क्या, कि बस उपसारिक के सामने प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखिए हमने चिन्ह लगाया है। बाकी जो शाखंड है वह उपसारिक के ही बराबर होता है, बस अंतर किसका होता है, चिन्ह का अंतर होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये देखिए कितना आसान है। अब हम अगला जब सवाल लगाएंगे ना, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है। वहां पर इतना विस्तार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर कोई भी सवाल पूछता है ऐसे 3x3 का, तो आप ऐसे हल कीजिएगा, चाहे उपसारिक पूछे चाहे शाखंड पूछे, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए कितना आसान है। तो ये 3x3 का है। मैं एक और बता देता हूं, 2x2 वाला सवाल, ठीक है। अगला सवाल है हमारे लिए, ये हमने 2x2 वाला आप व्यू लिया है। देखिए इसमें क्या है लिखा है, शारीरिक 2, -4, 3, 5 के सभी अवयवों के उपसारिक तथा शाखंड लिखिए। तो जैसा मैंने अभी 3 के लिए बताया था, वैसे ही 2 के लिए है। ये तो और भी आसान है क्योंकि ये छोटा सा है। तो देखिए आपको पता है कि ये जो तत्व है यानी कि अवयव है, इसके जब हम उपसारिक निकालते हैं तो उसका क्या नाम रखते हैं, m11, ठीक है। ऐसा कैसे पता है मुझे, क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया है भाई, ठीक है। ठीक, अगला इसका क्या नाम होता है, इसको कहते हैं m12। इसका क्या नाम है, m21। इसका क्या नाम है, m22। कैसे पता मुझे ये सब नाम, क्योंकि मैंने जब आव्यूह आपको पढ़ाया था शुरुआत में पहले भाग में, उसमें मैंने बताया था कि 2x2 का जब हमें आव्यूह मानना होता है तो उसमें ऐसे मानते हैं, a11, a12, a21, a22, ऐसे।
तो जैसे मैंने भी पीछे सूत्र बताया था 3x3 के लिए, वैसे अगर हमें 2x2 के लिए बताना हो तो ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो यही जो तत्व का नाम है उसी से ही हमने नाम लिखा है, क्या, ये उपसारिक का नाम। A11 है तो M11 हो जाएगा, A12 है तो M12, A21 है तो M21 और A22 है तो M22। ठीक है, हो गया। अब देखिए कैसे करते हैं, ये सबसे आसान है क्योंकि छोटा सा है। तो कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है, ध्यान दीजिए। अगर हम इस, देखो इस संख्या का हमें अगर उपसारिक चाहिए, ध्यान दो, अगर हमें इस संख्या का उपसारिक चाहिए तो इसके दाएं बाएं संख्या छूटेगी और इसके ऊपर नीचे छूटेगी, तो केवल क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, और जो भी चीजें मिलती हैं उसको सारिक के अंदर लिखते हैं। अभी पीछे वाला 3x3 का सारिक था तो उसमें देखो 4-4 संख्याएं मिलती थी, यहाँ केवल 2x2 का सारिक है, इसमें तो केवल एक ही संख्या मिलेगी सारिक के अंदर। ठीक है, कैसे एक मिलेगा, क्योंकि जब हमने 2 लिया, देखो दो हमें नहीं लिखना है, मैंने आपको बताया पीछे। ठीक है, तो देखिए, तो जब हम 2 का उपसारिक निकालेंगे तो ये इसके सीध में छूटेगा, इसके ऊपर नीचे छूटेगा, केवल बचेगा 5, तो वो सारिक के अंदर लिखेंगे। और मैंने आपको बताया था सारिक के अंदर जो मान होता है वही मान बाहर निकलता है, कब, जब अकेला होता है, मैंने पहले भाग में बताया है आपको। ठीक है, तो कितना मान आएगा, 5 हो गया। आगे अब अगर हम इसका निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका नाम होगा M12। अब जब हम इसको लेंगे तो ये दाएं बाएं छूटेगा और ये ऊपर नीचे, तो क्या केवल क्या मिलेगा, 3 सारिक के अंदर, और यही इसका क्या होगा, मान होगा। हो गया। अब अगर हम 3 का उपसारिक निकालें तो ये ऊपर नीचे छूटेगा और ये दाएं बाएं छूटेगा, तो क्या मिलेगा, सारिक के अंदर -4, और यही इसका होगा -4 मान। ऐसे क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मॉड नहीं है, ये सारिक है यहाँ। ठीक है, सारिक के अंदर जो मान होता है वही बाहर निकलता है। आगे अगर हम इसका उपसारिक चाहिए हमें तो ये दाएं बाएं छूटेगा और ये ऊपर नीचे छूटेगा, केवल मिलेगा क्या, सारिक के अंदर 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो देखो 2x2, ये 2x2 का सारिक है, इसमें देखिए छोटा छोटा मिलता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये इसके जितने भी इसमें संख्याएं दी गई हैं, 4 संख्याएं हैं, तो 4 उपसारिक मिलेगा, और 4 ही हमें क्या मिलेगा, सहखंड मिलेगा। तो सहखंड इसका कैसे लिखेंगे, तो सहखंड को मैंने अभी बताया था लिखना, तो इसी से ही मिलता है क्या, ए, देखो M11 है तो A11 लिखेंगे। ठीक है, ये इसके लिए क्या लिखेंगे, A12। ठीक है, इसके लिए A21, इसके लिए A22। अब इसका हम मान निकालेंगे, यही क्या हो जाएगा, सहखंड। ठीक है, अब ये कैसे निकलता है मैंने आपको बताया है कैसे निकलता है। A11 किसके बराबर होता है, M11 के। ठीक है, A12 किसके बराबर होता है, M12 के। ठीक है, A21 किसके बराबर, M21 के। ये किसके बराबर होगा, M22 के। लेकिन मैंने कहा था चिन्ह सहित लिखते हैं। अब चिन्ह कैसे लगाते हैं मैंने आपको बताया था, ये क्या है, प्लस माइनस, मतलब ये है कि अगर, एक मिनट गलत हो गया, पहला प्लस फिर माइनस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जो मैं आपको चिन्ह लगाना सही से बताता हूं, देखिए पहले प्लस आता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, प्लस के बगल वाला माइनस होना चाहिए और माइनस के बगल वाला प्लस होना चाहिए, नियम यही है। तो मैं फिर से लगाना दिखाता हूं, देखिए तो ये क्या होगा, प्लस, अगर ये प्लस है तो इसके बगल वाला क्या होगा, माइनस। ठीक, अब देखिए ये प्लस है तो इसके बगल वाला माइनस, और ये माइनस है तो इसके बगल वाला प्लस। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा, तो ये पहले के लिए प्लस, दूसरे के लिए माइनस, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस। हो गया, देखिए जरा ध्यान से। अब मान रख देंगे तो मान क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस में 5, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 3, यहाँ क्या हो जाएगा, ये आगे माइनस पहले से है, फिर इसका मान है माइनस में 4, तो जाएगा प्लस में 4। हो गया, और देखिए यहाँ प्लस में क्या आएगा, 2, क्योंकि इसका मान 2 है। हो गया, ये जो मान आया, ये इधर जो मान आया है वो इसके उपसारिक का मान है, इधर जो मान हमने लिखा ये इसी के सहखंड का मान है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आए तो आप इस वीडियो को जरा फिर से पीछे करके जरूर देखिएगा, क्योंकि यही मेन चीज है आने वाले सवाल का, क्या, उपसारिक और सहखंड। सहखंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उपसारिक से ही बनता है सहखंड, इससे आगे हमें ढेर सारे काम पड़ेंगे और यहाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं।
इस पाठ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सहखंडज आव्यूह। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पेपर में इसी की ज़रूरत पड़ती है जब क्वेश्चन आता है। तो ये होता क्या है, देखिए लिखा है, हमने जानबूझ के, देखिए किताब में सही से परिभाषा नहीं है, इसलिए हमने अपनी मर्जी से बढ़िया से बना के लिखा है। मैं इसको समझाऊंगा मैंने क्या लिखा है। किसी सारणिक के सहखंडों के मानों से प्राप्त आव्यूह का जब परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं तो प्राप्त नए आव्यूह को सहखंडज आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। किसको? सहखंडज आव्यूह को एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह, एडजॉइंट का मतलब होता है सहखंडज। ठीक है, इसे ADJ कैपिटल A, ध्यान देना, ये जो ADJ है ना, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में एडजॉइंट। ठीक है, A का मतलब होता है वही आव्यूह A। ठीक है, से लिखते हैं। तो सहखंडज आव्यूह को किससे लिखते हैं? ADJ कैपिटल A, यानी कि एडजॉइंट A से लिखते हैं। इसको पूरा क्या पढ़ते हैं? एडजॉइंट A माने सहखंडज आव्यूह। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया था, देखिए पीछे क्या बताया था कि जो सहखंड सारणिक, जो उपसारणिक से मिला था सहखंड, उसको मैंने किससे लिखना बताया था? हमने लिखना आपको बताया था कि A11 से लिखते हैं, A12 से लिखते हैं, A13 से लिखते हैं। फिर अगला क्या बताया था? A21 से, A22 से, फिर A23 से, फिर और क्या था? A31 से, A32 से, A33 से। ये देखिए हमने यही सब निकाला था। ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ? 3x3 के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ये देखो क्या लिखा है, सारणिक से ही निकलता है सहखंड या उपसारणिक। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? सहखंडों के मानों से प्राप्त जो आव्यूह, ये देखिए ये A11, A12, A13 ये सब क्या है? सहखंड से प्राप्त मान है। इन्हीं का हम बना देते हैं ऐसे लिख के आव्यूह। ठीक है, सहखंडों से ही हम बना देते हैं क्या? एक आव्यूह। ये देखिए आव्यूह मिल गया ना। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सहखंडज आव्यूह। अब ये कैसे मिलता है? सहखंडों से बना जो आव्यूह होता है उसका हम परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। मैंने पीछे परिवर्त आव्यूह बताया है आपको आव्यूह वाले पाठ में। परिवर्त क्या होता है? इसकी जो पंक्ति है उसको स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं तो क्या हो जाता है? परिवर्त आव्यूह। तो अगर हम इसका परिवर्त आव्यूह निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए ये जो पंक्ति है ना ये स्तंभ में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा? A11, A12, A13, फिर क्या हो जाएगा? A21, A22, A23, फिर अगला क्या होगा? ये वाला पंक्ति है, स्तंभ बदलो, ये A31, A32, A33। देखिए ये क्या है? ये क्या है? ये सहखंडों के मानों से बना आव्यूह है। और ये क्या है? इसी का परिवर्त आव्यूह। ठीक है, तो सहखंड के मानों से बना जो आव्यूह होता है उसी का जब हम परिवर्त आव्यूह निकालते हैं तो इसी को ही क्या कहते हैं? एडजॉइंट ए कहते हैं। एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है? सहखंडज आव्यूह। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ और बातें हैं जो आपके लिए जरूरी है। ये क्या है? लिखा है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब ये क्या होता है? यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य हो तो उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, और यदि सारणिक का मान शून्य के अलावा कोई और मान आता है तो उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए आव्यूह बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अलग अलग नाम है। मैंने जब आव्यूह का पाठ पढ़ाया था तो उसमें आव्यूह के प्रकार में मैंने 3 प्रकार बताया था। बहुत सारे होते हैं लेकिन मैंने 3 केवल मेन चीजें बताई थी। कौन कौन सा था? वर्ग आव्यूह था, एक था इकाई या तत्समक आव्यूह, एक था शून्य आव्यूह। जिनकी जरूरत पड़ती है मैं केवल उन्हीं को बता रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। वैसे उन तीनों के अलावा भी बहुत सारे आव्यूह होते हैं, जैसे अभी पीछे सहखंडज आव्यूह आ गया, ये आपके है सामने अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, ये। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं, केवल काम की बात जब होती है जिनकी जरूरत पड़ती है उन्हीं की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको जरा समझ लीजिए क्या मतलब है इसका। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई आव्यूह है। ठीक है, ये 1, 3, 2, 6। ठीक है, ये देखिए क्या है? आव्यूह है। ठीक है, अगर हम इसको बदल दें सारणिक में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1,
3 2 6, ये देखिए हमने बदल दिया सारणिक। और आप जानते हैं हर एक सारणिक का एक मान होता है, और मान तभी आता है जब हम सारणिक का विस्तार करते हैं। ठीक है, कैसे मान आता है? जब हम सारणिक का विस्तार करते हैं तभी मान आता है। तो ये आव्यूह है, आव्यूह को अब हमने बदल दिया सारणिक में। तो क्या लिखा है? यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 हो, तो हमने इस आव्यूह को सारणिक में बदल दिया। तो देखते हैं इसका मान कितना आता है। तो मान निकाला, मैंने बताया 6 1 6 माइनस 2 3 6, और 6 माइनस 6 कितना है? 0। तो हमने देखा कि ये जो हमारे पास आव्यूह था, जब हमने इसका सारणिक बनाया और इसको हल किया, तो इस सारणिक का मान क्या आया? 0। तो जिस आव्यूह को सारणिक बनाए और उससे हल करें, अगर उसका मान 0 आ जाए, तो ऐसे सारणिक को कहते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनकी जरूरत अभी आगे है। ठीक, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक और आव्यूह हो जाए, जैसे यही है 1 3 5 4। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या है? ये आव्यूह है। इसको बनाइए सारणिक। ठीक है, ये 1 3 5 4 हो गया। अब इसको हल कीजिए। ठीक है, चलिए हल कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 4 1 4 माइनस 5 3 15 हो गया। 4 में से 15 जाएगा तो जाएगा -11, और यह 0 के बराबर नहीं है। तो हमने क्या लिखा है? यदि सारणिक का मान 0 के अलावा कोई और मान आता है, तो उसे आप क्या कहते हैं? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो यहां पर जानते रहिएगा, जिस आव्यूह के सारणिक का मान 0 हो जाता है, उस आव्यूह को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। और जिस आव्यूह का सारणिक बना के मान निकालते हैं, अगर उसका मान 0 नहीं आता है, कोई और मान आता है, तो उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब हम अभी एक सवाल लगाएंगे आगे चल के, क्या निकालना? ए इनवर्स निकालना, जो कि अक्सर पेपर में आता है। ठीक है, जब हम ये चीजें पढ़ते हैं, तो सभी जो आव्यूह होते हैं उनका ए इनवर्स नहीं निकलता है। उन्हीं आव्यूह का ए इनवर्स, ए इनवर्स को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं व्युत्क्रम आव्यूह। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम। इसको व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। तो सभी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकलता है। किस आव्यूह को निकलता है? जो आव्यूह, ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं, जो आव्यूह अगर उनका सारणिक बनाया जाए, ऐसे आव्यूह जिनका सारणिक बनाया जाए और उनका मान 0 के बराबर ना आए, ऐसे ही आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकलता है, ए इनवर्स निकलता है। यानी कि किसका निकलता है? जो अव्युत्क्रमी आव्यूह होते हैं, ऐसे आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकलता है। जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं, यानी कि जिनका सारणिक का मान 0 नहीं होता है, उन्हीं का व्युत्क्रम आव्यूह निकलता है। ये आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए देख लीजिए ध्यान से। देखिए आगे है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने का सूत्र। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास एक आव्यूह दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए कि आव्यूह है 1 2 3 4। ठीक है, ये देखिए ये क्या है? यह एक आव्यूह है। ठीक, अगर कहा जाए कि इस दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए, इस आव्यूह का क्या ज्ञात कीजिए? व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह। तो अगर कोई दिया गया आव्यूह ए है, तो इसके व्युत्क्रम आव्यूह को किससे लिखते हैं? ए इनवर्स से, ऐसे लिखते हैं। और इसी का हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह? कैसे ज्ञात करते हैं? इस सूत्र से। अब ये सूत्र क्या कहता है, इस जरा सूत्र को समझ लीजिए। देखिए ये सूत्र क्या है? ये है कि व्युत्क्रम आव्यूह, ये जो व्युत्क्रम आव्यूह होता है, ठीक है, इसको ज्ञात करने का ये हमने सूत्र लिखा है। ये होता क्या है? ये होता है व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स बराबर 1 जो भी आव्यूह दिया है उसका बटे में क्या होगा? सारणिक। ये जो आव्यूह है ना, इसका क्या निकालेंगे? सारणिक। तो 1 इस आव्यूह का सारणिक का मान गुणे ये जो हमने लिखा है, इसको क्या कहते हैं? ये जो दिया गया आव्यूह है, इसका सहखंडज आव्यूह निकालते हैं। क्योंकि एडजॉइंट ए का मतलब एडीजे, मैंने पीछे बताया था, एडीजे ए का मतलब होता है एडजॉइंट ए। क्या मतलब होता है? दिए गए आव्यूह का सहखंडज आव्यूह। तो जो आव्यूह दिया रहेगा उसका हम सारणिक निकालेंगे, उसी आव्यूह का सहखंडज आव्यूह निकालेंगे, और सहखंडज आव्यूह में गुणा कराएंगे 1 दिए गए आव्यूह का सारणिक बनाकर। तो जो भी मान आएगा पूरा
वो क्या आएगा आव्यूह में, और वही क्या होगा दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यानी कि ए इनवर्स। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आएगा तब जब हम लोग सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो हम आपको दोनों सवाल बताएंगे, 2x2 का भी बताएंगे और 3x3 का भी बताएंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा जाएगा लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, आसानी से आ जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, ये 3x3 का है। देखिए 3x3 का है, तो जो हमने 2x2 के लिए किया था वही 3x3 के लिए करना है। सवाल में क्या लिखा है, यदि a बराबर ये कोई आव्यूह है तो इसका सहखंडज आव्यूह यानी कि एडजॉइंट a निकालना है तथा a इनवर्स ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका व्युत्क्रम आव्यूह भी निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, अगर किसी सवाल में व्युत्क्रम आव्यूह a इनवर्स निकालना है तो इस दिए गए आव्यूह का पहले सारणिक निकालिए। ठीक है, सारणिक का मान निकालिए। तो चलो मैं यही निकाल देता हूं इसके सारणिक का मान। तो क्या हो जाएगा, इसका सारणिक क्या होगा, इधर हम सारणिक लगाएंगे तो हो जाएगा a, ऐसे ऐसे हो जाएगा, बराबर इधर क्या होगा, ये 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ये हो गया। आप तुरंत इसको हल कर दीजिए। ठीक है, प्रसार करना मैंने 3x3 का प्रसार करना बताया है पहले वीडियो में शुरुआत में ही, उसको जरूर देखिए। तो प्रसार कीजिए। चलिए मैं पंक्ति लेके विस्तार कर रहा हूं। ठीक है, तो एक लेके मैं करूंगा, तो अब मैं डायरेक्ट विस्तार करूंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं एक लिखूंगा तो क्या होगा, ये लाइन छूटेगा ये लाइन छूटेगा, तो 4 का 4 में गुणा होगा, 4 चौक 16 माइनस 3 का 3 में होगा, 3 3 का 9। ठीक है, एकदम आसानी से। अगला फिर लगाएंगे, जो ये 3 है तो -3 लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस प्लस आप जानते हैं। ठीक है, फिर जब 3 लेंगे तो ये लाइन छूटेगा और ये लाइन छूटेगा, 4 1 के 4 3 1 के 3, 4 -3 हो गया। फिर अगला प्लस में 3। ठीक, तो क्या हो जाए, ये लाइन छूटेगा और ये लाइन छूटेगा, 3 1 के 3 1 चौका 4, तो 3 -4। ठीक है, और जरा देखो इसका मान कितना आएगा, ये हल कर दे रहे हैं यहीं पास में। तो 16 में से 9 गया, हो जाए कितना 7, 7 1 के 7, 4 में से 3 गया 1 1 3 है 3 माइनस में, फिर यहाँ 3 में से 4 गया -1 गुणे 3। ठीक है, तो -3 हो जाएगा, 3 3 6, तो 7 में से 6 गया, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस आव्यूह का हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर किसी आव्यूह का सारणिक का मान 0 आ गया तो उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। इस बात को बार बार हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले हमें निकालना है क्या, सहखंड निकालना है, क्योंकि सहखंड से ही निकलेगा सहखंडज आव्यूह। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सहखंड क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं, तो 9 सहखंड मिलेगा। और नवों का नाम लिखना सीखिए आप, मैं लगा के दिखाता हूं। देखिए अब मैं सभी का डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर प्रसार यानी कि विस्तार डायरेक्ट किया है, वैसे ही सहखंड भी मैं डायरेक्ट निकालूंगा। तो पहला सहखंड क्या होता है, पहला होता है A11। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, A11। ठीक, तो अब क्या होता है, ये देखिए अब जानते हैं ये क्या होता है, ये प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस चिन्ह को ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक प्लस तो एक माइनस। ठीक है, चलिए अब अगर हम एक लेके विस्तार करेंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, 4 चौका, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला वाला जो मान आएगा वो किस में आएगा, प्लस में। ठीक है, क्योंकि आगे प्लस है, तो क्या होगा, ये छूटेगा ये छूटेगा, 4 चौक 16 माइनस 3 3 का 9 हो गया। तो 16 में से 9 गया कितना, 7, आगे प्लस है तो प्लस नहीं लिखा जाता आगे। ठीक है, हो गया। अगला इसका निकालते हैं, तो इसका क्या नाम है, A12 नाम है इसका, और ये क्या होता है माइनस में। तो चलिए, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, 4 1 के 4 माइनस 1 3 हो गया, 4 में से 3 गया 1, आगे है माइनस तो हो जाएगा -1 हो गया। आगे फिर क्या है, अब हम इसको लेके करेंगे, ये जो हमने अलग से चिन्ह लगाया है ना, ये केवल आगे लगाने के लिए है। ऐसा मत सोचिएगा कि -3 का -1 में गुणा हो रहा है, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, हाँ नहीं तो गलती कर बैठेंगे आप लोग। तो देखिए, तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है A13 हो गया। चलिए अब इसका मान निकालेंगे तो ये क्या होगा, प्लस में ये छूटेगा और ये छूटेगा, 3 1 के
3 हो जाएगा, माइनस 1 चौका 4 हो जाएगा, 3 में से 4 गया -1, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे अगला, तो ब्लैक से थोड़ा लिख दे रहा हूं, नहीं तो मिल जाएगा इसी में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा, क्या नाम है इसका, इसका नाम है A21। ठीक है, अब ये कैसे हल होगा, आगे लगेगा माइनस, फिर तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 4 तिहाई 12 माइनस 3 त्रिका 9। ठीक है, तो 12 में से 9 गया 3, और ये आगे माइनस है तो हो जाएगा -3। हो गया। आगे अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका क्या नाम है, A22 नाम है इसका। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, प्लस में। आगे देखिए, तो जब हम इसको लेके हल करेंगे तो ये लाइन छूटेगा और ये लाइन छूटेगा, 4 1 के 4 माइनस, ध्यान दीजिएगा, 1 3 या 3, तो 4 में से 3 गया, सॉरी हाँ 4 में से 3 गया 1, आगे प्लस है तो प्लस में 1 हो गया। अगला क्या नाम है इसका, इसका क्या नाम है, इसका नाम है A23। ठीक है, और ये क्या है, आगे यहाँ माइनस लगेगा। तो अब देखिए ध्यान से, तो जब इसको लेके विस्तार करेंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, 3 1 के 3 माइनस, ध्यान दीजिएगा, 3 1 के 3 और 1 3 या 3 यहाँ, तो 3 में से 3 गया 0, आगे है माइनस, तो क्या हो जाएगा 0 कुल मिला के। अगला देखिए, अगला क्या होगा, इसका इसका क्या नाम है, A31। ठीक है, देखिए क्या नाम है इसका, A31 नाम है। तो इसका मान कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ क्या है प्लस, तो आगे प्लस लगाएंगे और ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 3 त्रिका 9 माइनस 4 तिहाई 12 हो गया, 9 में से 12 गया, हो गया -3, आगे प्लस है तो आएगा -3, क्योंकि माइनस में है प्लस में है तो माइनस में आएगा। ठीक, आगे इसका क्या नाम है, इसका नाम है A32। ठीक है, और ये आगे क्या है माइनस, तो ब्रैकेट लगाइए। चलिए, तो ये वाला लेके हल कर रहे हैं, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 3 1 के 3, 1 3 या 3, 3 -3, तो कितना हो जाएगा 0। अगला इसको लेके करेंगे, तो क्या नाम है इसका, A33 हो गया, यह क्या है प्लस। चलिए लेके विस्तार कीजिए, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, 4 1 के 4, 1 3 या 3, 4 -3, और कितना आएगा, प्लस में 1 आएगा, आगे भी प्लस है तो 1 आएगा। हो गया, ये क्या मिला, ये मिला है सहखंड। ठीक है, अब इसी सहखंड से बनाएंगे एक आव्यूह। ठीक है, तो देखिए, तो हम एक काम करते हैं, यही लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना सहखंड मानों से बना आव्यूह। क्या लिखा है, माना सहखंड मानों से बना आव्यूह, क्या माना है बी। ठीक है, और बी को कैसे लिखेंगे, मैंने अभी बताया था आपको, ये 3x3 का है, और पीछे मैंने 3x3 का मानना आपको बताया है आव्यूह वाले पाठ में, शुरुआत में पहले वाले भाग में। कैसे मानते हैं, ऐसे। ठीक है, A11 A12 A13 ऐसे, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, ये देखिए हो गया। ठीक, चलिए मान लिखिए इसका, तो B बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मान रखिए सबका, ये है 7 -1 -1। ठीक, अगला फिर क्या है, -3 1 0, फिर क्या है -3 0 1, हो गया। ये किसका मान आया है, ये मान आया है सहखंड मानों से बना आव्यूह है ये, लेकिन ये अभी सहखंडज आव्यूह नहीं है। तो सहखंडज आव्यूह होता क्या है, तो लिखेंगे, देखिए ध्यान से लिखेंगे, इसलिए क्या है, सहखंडज आव्यूह। क्या होता है सहखंडज आव्यूह,
सहखंडज आव्यूह यानी कि ए डी जे ए, ये बराबर क्या होता है, यही जो आव्यूह बी है ना, इसी का परिवर्त आव्यूह। और अगर किसी का परिवर्त आव्यूह लिखना हो, जैसे मैंने पीछे शब्दों में लिखा था पीछे वाले सवाल में, यहां मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। क्या सहखंडज आव्यूह ए डी जे मतलब क्या होता है, बी का ट्रांसपोज। बी डैश का मतलब क्या होता है, बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज माने परिवर्त, ठीक है। तो बी के ऊपर अगर डैश कर दिया तो बी का परिवर्त आव्यूह मतलब होता है। मैंने परिवर्त आव्यूह पढ़ाया है आव्यूह वाले पाठ में, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डी जे माने एडजॉइंट ए, मतलब सहखंडज आव्यूह बराबर क्या हो जाएगा, यही जो बी वाला आव्यूह है ना, इसका परिवर्त आव्यूह लिखिए। चलिए परिवर्त आव्यूह लिखिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में बदलिए, तो जाएगा 7 -1 -1, फिर हो जाएगा -3 1 0, और फिर हो जाएगा -3 0 और 1। ये देखिए मिल गया। ये क्या है, ये है सहखंडज आव्यूह, यही है आंसर। अब हमें क्या चाहिए इसका, हमें चाहिए इनवर्स, तो लिखेंगे इसलिए ए इनवर्स। और ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/a का सारणिक गुणे क्या, एडजॉइंट ए माने सहखंडज आव्यूह। चलिए मान रखिए सबका, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/, सारणिक का मान रखिए, सारणिक का मान हमने क्या कितना निकाला है, 1, हो जाएगा 1, और फिर एडजॉइंट ए माने सहखंडज आव्यूह, और ये कितना निकला है, ये निकला है 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। ये देखिए ये हो गया। अब ए इनवर्स चाहिए, तो बराबर 1/1 का मतलब 1, और 1 से अंदर में गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही जो आव्यूह है यही हो जाएगा आंसर। क्या, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। देखिए ये जो मिला ये क्या है, ए इनवर्स। ये क्या है, सहखंडज आव्यूह, ये हो गया आंसर। और ये क्या है, ए इनवर्स है, और ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए कितना आसान है। क्या क्या करना है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहले अगर आपको इनवर्स निकालना है तो दिए गए आव्यूह का तुरंत आप निकालिए सारणिक का मान। अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब व्युत्क्रम आव्यूह यानी कि इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। और हमें चाहिए सहखंडज आव्यूह। बिना सहखंडज के हम इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो सहखंडज निकालने का तरीका देखिए हमने बता दिया है। सहखंडज के मानों से बना आव्यूह को ऐसे लिखते हैं, ये हमने इसको बी मान लिया। और अगर हमें सहखंडज आव्यूह चाहिए तो जो हमें मान मिला है इसी का परिवर्त निकाल देंगे, तो हो जाएगा सहखंडज आव्यूह, जिसको एडीजे माने एडजॉइंट ए बोलते हैं। और अगर ए इनवर्स चाहिए तो 1/, सारणिक का मान गुणे सहखंडज आव्यूह। ये जो मान आएगा अंदर में गुणा कर देंगे, तो जो मान निकल के आएगा सारणिक में वही क्या होगा, सहखंडज आव्यूह होगा, ठीक है। कभी कभी सवाल में एक चीज और पूछ लेता है, अगर वो कहेगा तो आप लोग कीजिएगा, मैं थोड़ा आपको हिंट दे दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी सवाल में आपसे कह देता है कि आप ए इंटू एडजॉइंट ए का मान निकालिए, ठीक है। या सिद्ध कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए का जो मान आएगा वो होगा एडजॉइंट ए इंटू ए के मान के बराबर। ये भी सिद्ध करने के लिए कहता है। तो मैंने आव्यूह वाले पाठ में आपको 2 आव्यूह का गुणा करना सिखाया है, ठीक है। तो यहां भी वही काम करना होता है। जैसे यहां देखिए ये ए जो है ना, ये दिया गया आव्यूह है, ये आव्यूह है। एडजॉइंट ए जो होता है यह भी एक आव्यूह है, ठीक। इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिएगा तो एक नया आव्यूह मिलेगा, ठीक। ऐसे ही एडजॉइंट ए एक आव्यूह है और ए भी क्या है, एक आव्यूह है। और दोनों को जब आपस में गुणा करते हैं तो एक नया आव्यूह मिलता है। तो जो नया आव्यूह उधर मिलेगा, जो नया आव्यूह उधर मिलेगा, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो गुणा आप कर लीजिएगा, वो मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं बता चुका हूं गुणा करना, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए कितना आसान है। इस सवाल को आप फिर से देखिएगा, आपको पूरी तरह से एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। तो देखिए सवाल है मेरे पास, पहला सवाल है, यदि ए बराबर ये कोई आव्यूह है तो इसका सहखंडज आव्यूह तथा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो मैं तरीका, ये 2x2, देखिए ये 2x2 का आव्यूह है। जो तरीका मैं इसमें लगाऊंगा, 2x2 का चाहे जितना भी सवाल रहेगा हर सवाल में वही नियम लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद जो 3x3 का सवाल रहेगा, आव्यूह दिया रहेगा,
वही नियम उसमें भी लगाइएगा। ठीक है, तो मैं पहले छोटा वाला बताऊंगा, फिर इसके बाद बड़ा वाला बताऊंगा। देखिए, तो क्या लिखा है, कह रहा है कि ये आव्यूह दिया गया है तो इसका शाखंडज आव्यूह निकालिए। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, शाखंडज आव्यूह निकालना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, शाखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शाखंड, क्योंकि शाखंड से ही मिलता है शाखंडज आव्यूह। ठीक है, तो शाखंड को मैंने बताया था कैसे नाम लिखते हैं। ठीक है, तो शाखंड देखिए कैसे है, तो एक काम कीजिए, ये देखिए जरा ध्यान से, हमें ए इनवर्स भी निकालना है, तो यहीं साथ में एक काम और भी कर लीजिए। क्या काम करना है, सबसे पहले आप निकाल लीजिए ये जो आव्यूह दिया है ना, इसका सारणिक निकाल लीजिए, सारणिक का मान। तो अगर हम इसको आव्यूह को सारणिक में बदलेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, इधर भी सारणिक में बदल दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, और सारणिक में जैसे बदलेंगे तो हर एक सारणिक का एक मान होता है। चलिए इसका मान निकालिए, कितना हो जाएगा, 4 1 4 माइनस 3 दूनी 6, और 4 में से 6 गया तो -2 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर 0 के बराबर होता तो हम ए इनवर्स नहीं निकाल पाते। ठीक है, ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी बात क्या है कि ये जो दिया गया आव्यूह है ना, ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह होना चाहिए। मतलब दिए गए आव्यूह का जब हम सारणिक में मान निकालें वह 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तभी हम दिए गए आव्यूह का ए इनवर्स या व्युत्क्रम आव्यूह निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम ये कर लिया कीजिए, कब, जब हमें ए इनवर्स निकालना हो। ठीक है, और अगर केवल शाखंडज आव्यूह निकालना है तो ये चीज करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद क्या करेंगे, देखिए तो मैंने आपको बताया है कि शाखंड कैसे निकालते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 ही संख्याएं हैं, इसलिए केवल 4 ही शाखंड मान निकलेगा। तो क्या मान लिखते हैं उसको, इसको क्या मान लिखते हैं, इसको देखो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, देखो इसको कहते हैं क्या, A11 कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, शाखंड। ठीक है, देखो मैं लगा रहा हूं, तो A11, ठीक है, A11 किसके बराबर होता है, M11 के बराबर होता है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया है कि ये चीज क्या होता है, प्लस में, तो ये प्लस में होता है। ठीक है, आगे हमें क्या चाहिए, ए, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, A12 नाम है, और ये किसके बराबर होता है, ये M12 के बराबर होता है, मैंने आपको बताया पीछे। ठीक है, तो ये माइनस होता है, तो हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, A21, इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, A12, और ये किसके बराबर होगा, M21 के। ठीक, और ये क्या होता है, ये माइनस होता है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है तो ये नीचे वाला माइनस होगा, देखिए माइनस का चिन्ह। और ये किसके बराबर होता है, ये इसका क्या नाम है, शाखंड का, A22। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, M22 के, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस होता है, बस इसी का मान हमें निकाल देना है। ठीक है, अब ये नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, इसकी जगह डायरेक्ट इसका मान लिखिए। चलिए तो देखिए, ये प्लस है तो प्लस आगे लिखा नहीं जाता, आप डायरेक्ट मान निकालिए। ठीक है, मान कैसे होता है मैंने आपको पीछे बताया था। ठीक है, और 2x2 का मैंने शाखंड निकालना भी पीछे बताया, एक सवाल था मैंने बताया 2x2 वाला। ठीक है, वही वाला आप देखिएगा, वही काम यहाँ कर रहे हैं, कुछ नया चीज नहीं है। तो देखिए, जब हम इस संख्या का शाखंड निकालेंगे तो ये लाइन का छूटेगा और ये लाइन का छूटेगा, तो केवल मिलेगा 4। ठीक है, और मैंने कहा था जो एक संख्या होता है वो सारणिक के अंदर लिखते हैं और वही मान होता है, तो डायरेक्ट वही मान लिख दीजिए, सारणिक लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर एक संख्या में। ठीक है, अगला, अगर हमें इसका चाहिए, ठीक है, शाखंड, तो क्या होगा, तो 2 का अगर चाहिए तो ये लाइन छूटेगा और ये लाइन छूटेगा, तो हमें मिलेगा क्या, 3, और साथ में माइनस है तो माइनस भी लगाएंगे। ठीक है, आगे अब हमें 3 वाले का शाखंड चाहिए, तो 3 वाले का अगर शाखंड चाहिए तो ये ऊपर लाइन छूटेगा और ये दाएं बाएं छूटेगा, तो केवल मिलेगा, क्या मिलेगा, 2, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस भी लगाएंगे। ठीक है, फिर अगर हमें 4 का शाखंड चाहिए तो ये लाइन छूटेगा और ये लाइन छूटेगा, हमें मिलेगा केवल 1, और चिन्ह यहां देखा करो। ठीक है, यहाँ क्या है, प्लस, तो प्लस नहीं लिखते। ये क्या मिला, शाखंड मिला, क्या मिला, शाखंड। तो इस शाखंड से मिलाकर हम बनाएंगे आव्यूह। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना शाखंड के मानों से बना
आव्यूह क्या है? बी। माना सहखंड के मानों से बना आव्यूह क्या है? बी है। ठीक है, तो बी बराबर क्या होगा? आव्यूह जरा बनाओ इसकी मानों से। ठीक है, तो क्या बनता है? इस जगह का क्या नाम होता है? A11। क्या नाम होगा इसका? A11। ये क्या नाम है? A12। ये क्या नाम है? A21। इसका क्या नाम है? A22। ये देखिए हमने क्या किया है, हमने सहखंड के मानों से हमने एक आव्यूह बना दिया। अब जरा इसका मान रख दीजिए, तो b बराबर हो जाएगा, चलिए मान रखिए, A11 का मान देखिए, A11 का मान कितना है? 4, यहाँ 4 रखिए। ए देखिए A12 का मान कितना है? -3, तो -3 रखिए। ठीक, A21 का मान आया है -2, तो -2 रखिए। A22 का मान आया है 1, यहाँ 1 रखिए। ये देखिए यही क्या है? सहखंड के मानों से बना आव्यूह। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सहखंडज आव्यूह। क्या चाहिए? सहखंडज आव्यूह। तो लिखेंगे इसलिए सहखंडज आव्यूह। ठीक है, तो सहखंडज आव्यूह को किससे लिखते हैं? लिखते हैं ADJ, एडजॉइंट A, ऐसे लिखते हैं। और ये सहखंडज आव्यूह क्या होता है? सहखंड के मानों से बना जो आव्यूह है उसी का परिवर्त आव्यूह जब कर देते हैं तो मिलता है सहखंडज आव्यूह। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो बराबर में लिखेंगे, ये जो बी वाला आव्यूह मिला है ये क्या है? बी का परिवर्त आव्यूह। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर? क्या करेंगे यहाँ पर? सहखंडज आव्यूह अगर हमें चाहिए तो जो हमारे पास बी वाला आव्यूह है उसी का क्या कर देंगे? परिवर्त आव्यूह निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए ये क्या हो जाएगा? तो बी का परिवर्त आव्यूह बताइए क्या होगा? होगा ये जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदलो, तो ये जाएगा 4 -3 -2 1। ये देखिए ये क्या है? ये जो नया चीज मिला यही क्या है? यही है एडजॉइंट ए, माने सहखंडज आव्यूह। अब यही है आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हमने देखिए सहखंडज आव्यूह निकाल दिया है। ठीक है, तो एक मान मिल गया, हो गया। अब हमें क्या चाहिए? ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालना है? तो मैंने अभी सूत्र पीछे लिखा था। सूत्र क्या था? मैं यहां लिख दे रहा हूं सूत्र। सूत्र है ए इनवर्स बराबर 1/, जो आव्यूह दिया है उसका सारणिक, गुणे एडजॉइंट ए, माने सहखंडज आव्यूह। अब क्या करेंगे? इसी सूत्र में हम मान रखेंगे। चलिए मान रख दीजिए, तो हो जाएगा 1/, ए का सारणिक है तो ए का सारणिक हमने निकाल लिया है। ये देखिए कितना आया है? ये कितना आया है? -2। ये आ जाएगा -2। फिर बगल में देखिए ये एडजॉइंट ए है, तो ये माने एडजॉइंट ए माने सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह कितना है? 4 -2 -3 1। यही है ना? हो गया। अब क्या करना है? देखिए ध्यान से, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमने आपको बताया है 1/-2। ये देखिए ये क्या है? गुणे में है। और जो मैंने आव्यूह में आपको सिखाया था, क्या सिखाया था? कि अगर आव्यूह के बाहर कोई संख्या है तो वो अंदर में जब जाएगा तो वो सभी संख्या में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये होगा क्या? तो 1/2 माइनस में जब 4 में गुणा होगा तो जब 2 और काटेंगे 4 तो आएगा कितना? -2। 1/-2 का 2 में -2 में गुणा होगा तो आएगा कितना? 1। ठीक है, 1/-2 का -3 में गुणा होगा तो आएगा 3/2। और 1/-2 का 1 में जब गुणा होगा तो आएगा -1/2। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो मिला है ये क्या है? दिए गए आव्यूह का ए इनवर्स है, माने व्युत्क्रम आव्यूह है। ठीक, तो अब जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। अगर किसी दिए गए आव्यूह का सहखंडज निकालना है तो उसका सारणिक निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सहखंडज नहीं बल्कि उसका व्युत्क्रम आव्यूह यानी कि ए इनवर्स निकालना हो तो दिए गए आव्यूह का सबसे पहले सारणिक निकालिए। उसके बाद क्या निकालना है? इसमें जितने भी संख्याएं हैं, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, जो 4 संख्याएं दी गई हैं, इनका सहखंड का मान निकालिए। जैसे सहखंड का मान मिल जाए तो तुरंत सहखंड के मानों से बना आव्यूह एक लिख लीजिए और उसमें सारा मान रख दीजिए, तो सहखंड के मानों से बना आव्यूह मिल जाएगा। और हमें चाहिए सहखंडज आव्यूह, तो जो मान मिला है ना उसी का परिवर्त कर देंगे, तब जो नया आव्यूह मिलेगा उसी को सहखंडज आव्यूह कहते हैं। और अगर हमें व्युत्क्रम आव्यूह भी चाहिए तो व्युत्क्रम आव्यूह बराबर क्या होता है? 1/,
जो दिए गए आव्यूह का स्थानिक गुणे शाखंडज आव्यूह। तो 1 मान रखेंगे स्थानिक वाला, शाखंडज आव्यूह रखेंगे और जो मान आगे है अंदर में गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा क्या, व्युत्क्रम आव्यूह या ए इनवर्स। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देखिए कितना आसान है। अब जो नियम आपने छोटे वाले के लिए किया है सेम टू सेम वही नियम आप बड़े वाले के लिए कीजिएगा। ठीक है, उसमें भी यही चीज करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक, चलिए हल करते हैं आगे एक बड़ा वाला सवाल। ठीक।